अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्ला जान। आज हम बात करेंगे उस बजट की जिसका इंतज़ार सबको था, और ये बजट इसलिए अभी ज़्यादा अहम था कि आपकी बार जो मौजूदा सिविलियन मुंतखब हुकूमत थी वो बरमला इकरार कर रही थी कि बजट IMF के कहने पे, IMF की डिक्टेट पे तैयार किया गया है। बज़ाहिर अब आवाम को भी बावर करा दिया गया है कि IMF की शराइत से हम हट नहीं सकते, और IMF के बगैर पाकिस्तान बतौर एक माशी पावर वो अपना वजूद खो भी सकता है। ये बड़ा ही एक ख़तरनाक बजट तस्वर किया जा रहा था, उसका ऐलान तो हो चुका है, और आज इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे कि आखिर इस बजट में आम लोगों के लिए क्या है, ख़ास लोगों के लिए क्या है, और आने वाला जो बजट का माली साल है इसमें पाकिस्तान की मईशत किस सिमत में सफ़र करती नज़र आ रही है। मेहमानों का तारफ़ कराते चलूँ, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ निगरान वज़ीर ममलकत बराए ख़जाना डॉक्टर आयशा गोस पाशा, मुस्लिम लीग नून के साबिक़ दौरे हुकूमत में रही हैं ये, और उसके बाद डॉक्टर सलमान शाह, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, साबिक़ निगरान वज़ीर ख़जाना, और उसके बाद मिर्ज़ा अख्तियार बेग जो रुकन कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। डॉक्टर सलमान शाह साहब, यूँ तो आप एक मंजे हुए टेक्नोक्रेट हैं, माली मामलात में माजी में भी हुकूमतों की मदद करते रहे, मगर आज आप एक आम आदमी को मदद कीजिएगा और ये बताइए कि आज जो बजट पेश हुआ है उसमें आम आदमी के लिए क्या है। मतीउल्ला जान साहब, आपका जो ये सवाल है ये बिल्कुल मौजू नहीं है, क्योंकि बजट आम आदमी के लिए बनता ही नहीं है। पाकिस्तान में कभी भी आम आदमी के लिए बजट नहीं बना। ये हमें समझना चाहिए कि बजट तो हुकूमत के लिए बनता है और सरकार के लिए बनता है और ब्यूरोक्रेट के लिए बनता है, वो आम आदमी के लिए नहीं बनता। और ये कहानी जो है, ये इस साल का बजट भी जो है उसी में फिट होता है जो पहले हम बजट पिछले सालों में देखते रहे हैं। इसमें सब मेरे ख्याल में हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। डॉक्टर सलमान शाह साहब पे उनकी बिजली चली गई है, मगर अख्तियार बेग साहब, आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी आज बज़ाहिर तो ये पैगाम दिया है कि इस बजट में आपका कोई हाथ नहीं है, गो कि आप एक बड़े ही मजबूत इत्तेहादी हैं, हुक्मरान इत्तेहाद के। तो इस बजट को आप कैसे देखते हैं और आपकी पार्टी? देखिए, पहले तो मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन कर दूं कि हमने जो आज एब्स्टेन किया है बजट में, पीपल्स पार्टी के कोई MNA और सेनेटर ने हिस्सा नहीं लिया। उसकी वजूहात थी, हमारी 2 दिन से पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंगें चल रही थी बिलावल साहब की सदारत में, चेयरमैनशिप में, और हर एक MNA अपने अपने इलाके में डिससेटिस्फैक्शन का इजहार किया है मुस्लिम लीग नून के साथ कि उनसे मुशावरत की गई। हमारा जो एक एग्रीमेंट था हुकूमत साजी के लिए, उसमें भी 50% से ज्यादा चीजें इम्प्लीमेंट नहीं की है। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट PSDP के लिए तय ये हुआ था कि मुशावरत करेंगे सूबों की एलोकेशन के लिए, सिंध को कितना दिया जाएगा, पंजाब को कितना जाएगा, उसमें भी कोई हमसे मुशावरत नहीं की गई। लिहाजा ये जरूरी था हमारे लिए, क्योंकि हमने भी फेस करना है अपने वोटर्स को, अपने हल्के के लोगों को, अपने इलाके के लोगों को, कि बहुत सारी जगहों पे जो आज छुरियां चली हैं और टैक्सेस की भरमार है, और एग्री सेक्टर को जिस तरह से जिस सेक्टर की वजह से 6% ग्रोथ आने के बाद आपकी एवरेज ग्रोथ एक रिस्पेक्टेबल ग्रोथ कह सकते हैं आप इस साल आई है, उस सेक्टर के ऊपर, उसके इंडस्ट्रियल इनपुट्स, ज़राई अजनास की इंडस्ट्रियल इनपुट्स के ऊपर, एग्रीकल्चर इनपुट्स के ऊपर टैक्सेस लगे हैं, ट्रैक्टर पे लगे हैं, सीड्स पे लगे हैं, यूरिया पे लगे हैं। तो ये अलायंस का रोल नहीं होता। अलायंस का रोल ये होता है कि आप हाथ में हाथ डाल के चीजें डिस्कस करें, ऑन टाइम के ऊपर उनको ऑन बोर्ड लें, उनसे मुशावरत करें, उनसे जो कमिटमेंट किए गए थे उनको आप ऑनर करें, या अगर उसमें कोई ताखीर है तो उनको कॉन्फिडेंस में लेके बताया जाए। ठीक है अख्तियार, आप ऐसे मुश्किल और आम आदमी के लिए टफ बजट के ऊपर एब्सटेन कर रहे हैं, यानी अपने आप को आप गैर जानबदार कर रहे हैं किसी किस्म का। आप ये कह रहे हैं कि इस बजट के हक में आप वोट नहीं करेंगे, और जब बजट पास हो रहा होगा तो आप असम्बली से गायब हो जाएंगे। आप कहना क्या चाह रहे हैं? जब बजट की मंजूरी में आप मदद नहीं करेंगे इत्तेहादियों की? हाँ मतीउल्ला साहब, मैं बिल्कुल क्लैरिफाई कर दूं, हम कभी भी नहीं ये चाहेंगे कि बजट जो है
वो पास ना हो। हमें पता है IMF के साथ मुज़ाकरात हैं और IMF की बहुत सारी कंडीशन इनकॉर्प करी हुई है इस बजट में, और उसमें बजट का ये फाइनेंस बिल जिसको आप कहते हैं अप्रूव होना नया जरूरी है और हम उसमें साथ देंगे। लेकिन ये भी हमारे लिए जरूरी था कि हम अपने इत्तेहादी को ये बताएं कि वन शुड नॉट टेक फॉर ग्रांटेड, और वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है हुकूमत साजी का उसको अहमियत दें। यानी आपको भी मसला ये है कि आपसे मुशावरत नहीं की, आपको ये मसला नहीं है कि बजट में गरीब आदमी के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, आपका ये इशू नहीं है? बजट में बहुत सारी चीजों पे हमारे इख्तलाफात सामने आए, लेकिन हमें उसकी डिटेल्स वक्त पे नहीं बताई गई। चलें, एनीवे अभी भी आप बजट को नाकाम तो नहीं होने देंगे। डॉक्टर आयशा, आपकी तरफ में आना चाहूँगा। अख्तियार बेग साहब ने ये जो बात की है कि ये गरीब आदमी के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी मगर पीपल्स पार्टी जो है वो एब्सटेन करेगी, इनकी एब्सटेंशन को आप कैसे देख रही हैं? देखिए, अब ये तो आपस की पॉलिटिकल बातें हैं, ये मेरे ख्याल से लीडरशिप रिजॉर्ट करेंगे, और अगर कमिटमेंट किया है और एलाय बने हैं और उनको ये अच्छी तरह पता है कि बजट के पास ना होने से तो बहुत ही उसके सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस होते, तो बात ये लोग इंशाल्लाह आगे बढ़ेगी और बात ये यकीनन हुकूमत इस चीज को नहीं गवारा करेगी और करना ही नहीं चाहिए कि IMF से डील से पहले आपका बजट जो है वो प्रॉपरली पास ना हो पाए और कॉम्प्रोमाइज हो। अब वही बात अगर हम ये बजट पे करें तो मतीउल्लाह साहब, मैं कहना चाहती हूँ कि बजट जो है इस वक्त बेशक IMF के कॉन्टूर्स और उसके प्रेशर पे बन रहा है, पर नहीं है, इसलिए कि हमने अपने इस मुल्क को उस नहज पे हम ले आए हैं, हमारे पास वसाइल ही नहीं है। अगर हम IMF प्रोग्राम पे नहीं जाते हैं तो हमारी जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं वो हम पूरी नहीं कर पाएंगे, ऑब्लिगेशंस, तो हमें IMF का प्रोग्राम चाहिए। अब जरूरी बात यह है देखने की कि IMF का प्रोग्राम तो ठीक है, टारगेट्स उन्होंने सामने रख दिए, उस टारगेट्स को अचीव करने के लिए या उस तक पहुंचने के लिए कौन कौन से पॉलिसीज लेनी चाहिए, कौन सी चीज को टैक्स करना चाहिए, कौन सी चीज में रियायत देना चाहिए, ये आप इस वक्त IMF हमारी सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। अगर गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी होगी तो शायद कुछ अकोमोडेट करेगा, वरना तो फिर वो अपने जो डिक्टेशंस है वही हमारे सर पे डालेंगे। और मुझे इस वक्त ये लग रहा है बजट को देख के कि ये बजट बिल्कुल IMF के मुताबिक बनाने की कोशिश की है गवर्नमेंट ने, लेकिन कुछ एक आध चीज ऐसी इसमें नजर आ रही है मुझे कि जो लगता है कि IMF को कन्विंस करने में इनको परेशानी होगी। सैलरी इंक्रीजेस फॉर एग्जांपल एम्प्लॉइज की, अब आप ग्रेड 17 से 22 ग्रेड के लोगों की सैलरी जो 20% बढ़ा देंगे और जब आप बढ़ाएंगे तो सारे सूबे बढ़ाएंगे, तो इसका तो एक्सपेंडिचर का बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। इसका मतलब है डॉक्टर आयशा, इसका मतलब है कि ये जो सरकारी मुलाजमिन की सैलरीज बढ़ाई गई हैं, 1 से 16 थी और फिर 17 से ऊपर की बड़ी गैर मामूली इंक्रीज़ की गई है और पेंशन में इजाफा किया गया है, इनकम टैक्स की हद भी 9 लाख रुपए कर दी गई है, तो ये सिर्फ सियासत है और ये तजावीज़ है और बाद में कहा जाएगा कि IMF नहीं मानी तो इसलिए हम इसको वापस कर रहे हैं। देखिए, मेरा ख्याल ये है कि ये IMF को जरा दिक्कत से इनको मनवाना पड़ेगा, या फिर वो ये लौट के कहेंगे IMF से कि ये जो अखराजात में इजाफा हुआ है इसके साथ साथ हम ये टैक्सेस ले लेते हैं। ये है मेरा क्वेश्चन बहुत बड़ा, ठीक है, कि ये अखराजात को फाइनेंस करने के लिए जो आप टैक्स लगाएंगे, खासतौर पे अगर आपने GST लगा दिया जो आम चीजों पे पड़ता है और जिसका असर एक आम आदमी पे पड़ता है, तो क्या ये जस्टिफाइड है? 25% इंक्रीज हो रहा है सैलरीज का या 20% इंक्रीज हो रहा है गवर्नमेंट की सैलरीज का, ये मुनासिब वक्त था जब आप देख रहे हैं कि एक आम उसको फाइनेंस करने के लिए या तो आप कर्जा लेंगे और अपने कर्जे का जो ट्रैप है जिसपे हम सब फंसे हुए हैं और हम निकलना ही नहीं पा रहे हैं बावजूद कोशिशों के, वो गहरा कर दिया आपने, और वरना आपने टैक्स लगाया और टैक्स कौन से लगाए? आपने GST बढ़ा दिया। GST के ये इंक्रीज से आम आदमी पे बड़ा फर्क पड़ेगा और इन्फ्लेशन पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम डॉक्टर सलमान शाह साहब के पास आएंगे।
वेलकम बैक। डॉक्टर सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बजट 2024 पे बात हो रही है। डॉक्टर सलमान, वक्फे से पहले डॉक्टर आयशा ये कह रही थी कि ये जो हुकूमत ने तनख्वाहों में जो इजाफे की तजवीज़ दी है और पेंशन में इजाफे की तजवीज़ है, और ये सारे जो इजाफे हैं और ये कुछ जो इंसेंटिव दिए गए हैं, ये सारे सिर्फ़ और सिर्फ IMF से बज़ाहिर आपको नहीं लग रहा कि बारगेनिंग करने के लिए इजाफे दिए गए हैं और बाद में कहा जाएगा कि IMF नहीं मानी, या फिर IMF को 22% इजाफा बता के तनख्वाहों का 15% पे उनसे एग्री कर दिए जाएंगे? तो ये क्या अवाम के साथ बारगेनिंग हो रही है या IMF के साथ हो रही है? बतुल्लाह जान साहब, ये मसले जो हैं पाकिस्तान के, आई थिंक अब सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें जो हैं वो उसमें बिल्कुल इर्रेलेवेंट सी चीज़ हो जाती है। मसला ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो शदीद बहरान में फंसी हुई है। हमारे पे कर्जे जो हैं बैरून मुल्क वो तकरीबन 130-140 अरब डॉलर के, जो सस्टेनेबल नहीं हैं और अब उनको हम सर्विस भी नहीं कर सकते। हमारी इकॉनमी जो है वो एक इनवर्ड लुकिंग इकॉनमी है, जो कि एक्सपोर्ट्स इतनी नहीं करती बट इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। एनर्जी हम इंपोर्ट करते हैं, उसके साथ साथ खाने की चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं, हम रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करते हैं, हम मशीनरी इंपोर्ट करते हैं, हत्ता कि हमारी बिजली भी इंपोर्टेड फ्यूल से बनती है। और एक्सपोर्ट जब करने आते हैं तो हमारी एक्सपोर्ट्स मार्केट्स में कोई ख़ास पोजीशन नहीं है, हमारी कंपेटिटिवनेस बहुत कमज़ोर है, हमारे मुल्क की प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, हमारी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी भी दुनिया में परहैप्स सबसे कम है, इंडस्ट्री की तो आप बात ही ना करें, सर्विसेज में भी हम बहुत पीछे हैं। और अब हम एक जैसे कहते हैं डेड एंड में हम आए हुए हैं, और इस वक्त इसलिए कहा जा रहा था कि इट इज़ नाउ और नेवर। अगर हम रिफॉर्म नहीं करेंगे तो वी विल पेरिश। सो रिफॉर्म और पेरिश इज़ द गेम विच इज़ राइट नाउ गोइंग ऑन। इसमें ये जो बजट आया है, ये बजट बड़ा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि एक नया चेहरा, फ्रेश फेस, नया फाइनेंस मिनिस्टर, बड़ा काबिल फाइनेंस मिनिस्टर। वन वाज थिंकिंग कि जितना इनका एक्सपीरियंस है पीछे गवर्नमेंट का, PDM का एक्सपीरियंस जो है वो बहुत है। PPL पार्टी भी कई दफ़ा हुकूमत कर चुकी है, नून लीग भी कर चुकी है, ये मिनिस्टर्स जो हैं। ऐसा क्या आप तवक्को कर रहे थे डॉक्टर शाह, क्या तवक्को कर रहे थे जो नहीं हुआ नए फाइनेंस मिनिस्टर की जानिब से? सबसे पहली बात ये है कि हमारी हुकूमत जो है ये अपना जो दो खसारे हैं ना, एक फिस्कल डेफिसिट है और एक करंट अकाउंट डेफिसिट है, और इसी के इर्द गिर्द सारी गेम चल रही है। अब जहाँ तक फिस्कल डेफिसिट का तल्लक है, इसमें आप सोचें IMF ने आपको एक कंडीशन लगाई है कि आपने अपना अखराजात जो हैं उससे 1% ऑफ GDP ज़्यादा टैक्स लेना है, यानी कि आपने प्राइमरी सरप्लस 1% का देना है। इसका मतलब ये है कि आप जो भी अखराजात करेंगे इंटरेस्ट पेमेंट्स के अलावा वो आपने टैक्सेस से लेने हैं, बल्कि 1% ऑफ GDP एक्स्ट्रा टैक्सेस लेने हैं ताकि थोड़ा सा डेट की तरफ आप कंट्रीब्यूट करें। ये है IMF की कंडीशन। सही। इसको पूरा करने के लिए मेरे ख्याल में करंट सिचुएशन में हमें अपने अखराजात को स्लैश करना चाहिए था, और स्लैश हमने क्या किया है, हमने फेडरल गवर्नमेंट में PWD का डिपार्टमेंट बंद कर दिया, और फाइनेंस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि जी हमने पहला कदम उठाया है हुकूमत को नीचे डाउन साइज करना, कि PWD को आपने बंद कर। अब आप मतीउल्लाह जान जानते हैं कि PWD में तो कोई जान है ही नहीं थी, कई बड़े अरसे से ही वो डोरमेंट किस्म की जगह है। ठीक है, जहाँ पे आपको कम से कम 100-150 डिपार्टमेंट फारग करने चाहिए थे, वहाँ आपने एक PWD का डिपार्टमेंट किया। लेकिन ये 1 से 16 तक की तमाम असामियाँ भी ख़त्म कर दी हैं, 1 से 16 ग्रेड तक की, ये भी बड़ा कह रहे हैं हमने। वो तो नहीं, वो असामियाँ तो वो फिर आपके पास पैसा ही नहीं। सही। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा मैं मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब की तरफ आना चाहेंगे, क्योंकि
ये भी माशाल्लाह फाइनेंस के हवाले से काफ़ी सूझबूझ रखते हैं। अख्तियार बेग साहब, फिर आप कैसे देख रहे हैं इस बजट में, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है कैसे इसको अवाम दोस्त बना सकती है? क्या तजावीज़ है आपके पास जो बज़ाहिर नून लीग सुनने को तैयार नहीं है? कोई एक दो तजावीज़ जो आपकी पार्टी की तरफ से बाकायदा पेश की गई हैं अभी तक? नहीं, देखिए, ये तजावीज़ बजट कंसल्टेशन तो इतना हुआ ही नहीं, छोटी चीज़ है। उससे बड़ी चीज़ें जो थी, जो बैरियर बनी हैं, वो एक तो हुकूमत साजी का एग्रीमेंट जो था उस पे 50% से ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। दूसरे PSDP पे हमारा सख्त इख्तलाफ है। तय ये हुआ था कि मुशावरत से सूबों के फंड एलोकेट करके, और उसमें सिंध और पंजाब की एक अंडरस्टैंडिंग थी, वो कुछ नहीं किया गया। जहाँ तक सवाल है, मेरा ओपिनियन, मुझे ये बजट देखें ना बिजनेस फ्रेंडली नजर आ रहा है, ना सनत फ्रेंडली नजर आ रहा है, ना अवाम फ्रेंडली नजर आ रहा है। इसमें सिर्फ एक चीज आपको नजर आई, जहां जहां हाथ गया है, और सोलर एनर्जी के ऊपर आप टैक्स लगा रहे हैं। सोलर एनर्जी, आप रिन्यूएबल एनर्जी का प्रचार कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि लोग सोलर एनर्जी और विंड पावर लगाएं ताकि अपनी शॉर्टफॉल जो बिजली का है और जो लोड शेडिंग है उससे जान छूट सके, 10-10 घंटे की, 20-20 घंटे की, 18-18 घंटे की। अब आप इस पे यहाँ पे टैक्स लगाने जा रहे हैं। आपने PWD का जो डिपार्टमेंट है, ये एक डिपार्टमेंट, 24 डिपार्टमेंट ऐलान किए थे मिनिस्टर साहब ने कि जी वो हमें रिकमेंड हुए और हम उनको प्राइवेटाइज करेंगे। उनकी बात करें। आप स्टील मिल की बात करें कि जहां गैस वहां के मुलाजमिन यूज कर रहे हैं, जो स्टील मिल की गैस है, वहां की जमीन पर कब्जा किया हुआ है और पूरी सैलरीज वगैरह वहां जाती है उस यूनिट की जिसकी चिमनी से धुआं नहीं निकल रहा। प्रायोरिटीज आपने अपनी सेट नहीं करी है। मैं ये समझता हूँ पाटा और फाटा का कहा था कि ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि इससे मुकामी सनत की कॉम्पिटिटिवनेस जो है इफेक्ट हो रही है। हर बार वो 1 साल का एक्सटेंशन देते थे। अब मुझे इस वक्त तक नहीं पता कि एक्सटेंशन दिया कि नहीं दिया, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि इसका जो टैक्स छूट है उसे ग्रेजुअली हम खत्म कर रहे हैं। यानी अख्तियार बेग साहब, ये जितनी आपने बातें की हैं ये ज़रूर दुरुस्त होंगी, मगर तासुर तो यही है ना कि ये नून लीग का ही नहीं बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों का बजट है। लेकिन हमें मशावरत में, कंसल्टेशन में ऑन बोर्ड नहीं लिया गया है। मैं कैटेगोरिकली ये बात एक जिम्मेदारी से आपसे कह रहा हूँ, और यही वजह थी कि हमने एक मैसेज देना था और एब्सटेन करा। ठीक, डॉक्टर आयशा, आप ये वाज़ेह तौर पे कह रही हैं कि ये एक IMF की डिक्टेट्स पे बना बजट है और इसमें आम आवाम के लिए बहुत मुश्किल था कोई रिलीफ देना। आपकी नज़र में आम आवाम के लिए मज़ीद ऐसा क्या किया जा सकता था? मेरा अपना ख्याल ये है कि आपकी रिसोर्स मोबिलाइजेशन स्ट्रैटेजी जो है वो बजाय सेल्स टैक्स वगैरह बढ़ाने के, जिसमें आप दवाई, अद्वियात और खाने की अशिया पे भी लगा रहे हैं, आपको इस की तरफ नहीं जाना चाहिए था। आपको डायरेक्ट टैक्सेस में खासतौर पे रियल एस्टेट सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर और बड़े लैंडलॉर्ड, जो छोटे किसानों की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं जो बड़ा लैंडलॉर्ड्स हैं उनकी बात कर रही हूँ, आप थोड़ा उस तरफ मूव करते ताकि आम आदमी और की पे से ये जो एडिशनल टैक्सेशन लग रहा है वो उनसे नहीं लगता। और दूसरा, अब मैं ये बात हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑलरेडी इस मुल्क में बहुत स्ट्रेन में है, ग्रोथ ही कुछ नहीं हो पा रही है उसकी, बिल्कुल 1% से कुछ ऊपर ग्रोथ हुआ है और पिछले साल तो जरा नेगेटिव ही रहे था। आपको अपना टैक्स का फोकस बाकी सेक्टर्स पे डालना है। अच्छा, हुकूमत ने कुछ कोशिश तो की है हुकूमत ने जायदाद की खरीद और फरोख्त पे फाइलर के लिए 15% टैक्स किया है, नॉन फाइलर के लिए 45%, और ये भी मेरे ख्याल में अनप्रेसिडेंटेड है प्रॉपर्टी सेक्टर में, रियल स्टेट के सेक्टर में। तो आप समझती हैं नाकाफ़ी हैं ये? मेरा देखिए, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये तो एफर्ट है डॉक्यूमेंटेशन को प्रमोट करने के लिए, चले अच्छे डायरेक्शन है, कुछ ज्यादा कर दिया बट नॉनदलेस अच्छा डायरेक्शन है। लेकिन पॉइंट ये है कि क्या इससे सारी प्रॉपर्टी सेक्टर हमारा हो पाएगा एडिक्वेटली टैक्स? इस वक्त
जो सरमायाकार है वो आपकी प्रॉपर्टीज में लगा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में और तो लग ही नहीं रहा है कोई इन्वेस्टमेंट, कोई नहीं पाकिस्तानी इन्वेस्टर जो है वो आ ही नहीं रहा है सामने। आपने ना बिजनेस एनवायरनमेंट ठीक कर पा रहे हैं, ना आप पॉलिसी कंटिन्यूटी इंश्योर कर पा रहे हैं, ना आप उस तरह का पॉलिसी फ्रेमवर्क लेकर आ रहे हैं जो इन्वेस्टमेंट को इस कंट्री में, इस मुल्क में प्रमोट करेगा। तो डॉक्टर आयशा पे फोकस करने की जरूरत है। जी, ये डॉक्टर आयशा, ये जो तखमीना लगाया गया है टैक्स महसूलात का, ये 12,970 अरब रुपए का, ये कितना हकीकत पसंदाना है? एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आपसे ये सवाल करते हैं। वेलकम बैक। हमें प्रोग्राम के सेगमेंट में सीनियर जर्नलिस्ट सैयद मेहताब हैदर ने भी ज्वाइन किया है, मगर पहले हम डॉक्टर आयशा जो सवाल वक्फे से पहले कर रहे थे कि ये जो महसूलात का तखमीना है 12,970 अरब रुपए का, ये कितना हकीकत पसंदाना है? देखिए, रेवेन्यू शॉर्टफॉल, अब मैं अगर आपको खुल के कहूँ तो मुझे तो ये एम्बिशियस लग रहा है, और मुझे अंदाजा ये भी हो रहा है कि आप ये जिन एरियाज में जा रहे हैं वो एरियाज में इतना जाने की जरूरत थी। जैसे मैं कह रही हूँ सेल्स टैक्स वगैरह की रेट बढ़ाना ये सही डायरेक्शन था भी नहीं लेने के लिए। आपको चाहिए ये है कि आप एक तो इतना ज्यादा टैक्स ना इकट्ठा करें, एम्बिशियस हो जाता है, मुश्किल होती है एफबीआर को, और होता यह है कि उन्होंने ग्रोथ तो अच्छी दिखाई है पिछले कुछ सालों में, बट ये टारगेट मुझे थोड़ा एक ही साल में इतना एडिशनल मोबिलाइज करना एम्बिशियस लग रहा है और थोड़ा अनडिजायरेबल लग रहा है। अगर आप सेल्स टैक्स वगैरह की इस बेसिक रेट को बढ़ा देते हैं जैसे जो तजवीज है, मेरा अभी तक वही ख्याल है। सूबों को आगे बढ़ाएं, से कहें कि वो अपने कुछ अंडरस्टैंडिंग हो। फिस्कल पैक्ट की बात भी हो रही है, तो फिस्कल पैक्ट पे आप इस तरह की बातें करें जो प्रॉपर्टी रियल एस्टेट है, जो आपका सर्विसेज सेक्टर है, जो आपके बड़े लैंडेड जेंट्री है, आप इन पे टैक्सेशन की बात करें, क्योंकि वो तो ये है प्रोग्रेसिव वेज जहां आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको पॉलिटिकल बैकिंग चाहिए। क्या वो जनरेट कर पाएगी ये हुकूमत इन हालात में जहां अकेले बैठे हुए हैं वो इस वक्त असेंबली में, और उनके अपने जो एलाय में है वो भी साथ नहीं? तो मेरे पास क्वेश्चन मार्क्स है व्हेन इट कम्स टू के रियलाइज हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये बजट। ठीक है डॉक्टर सलमान, क्विकली मैं आपसे ये ज़रूर सवाल करना चाहूँगा, उसके बाद मेहताब हैदर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ये दिफाई ज़रूरियात के लिए 21,122 अरब रुपए रखे गए हैं, जबकि पिछले माली साल में ये 1,800 अरब रुपए थे। इस दिफाई बजट में आप इसको इजाफा कहेंगे या कैसे देखते हैं इसको? देखिए, दफाई बजट जब आपका टोटल बजट जो है वो तकरीबन 25 से 26 हज़ार अरब का होगा, जिसमें से 18,000 अरब फेडरल गवर्नमेंट खर्च करेगी और 7-8 हज़ार अरब प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स करेंगी खर्चा, तो 26,000 अरब डॉलर सब रुपये जो हैं ये तो हमारे पास नहीं है। और ये इसको पूरा करने के लिए ये भरमार टैक्सेस की जा रही है। सो इसमें एक सिग्नल है कि ये हुकूमत किसी तरीके से कोई रिफॉर्म नहीं करना चाहती। और ये जो डाउन साइजिंग का मैं बात कर रहा था ये लोड शेडिंग से पहले, वो ये है कि भाई PAWD को आपने बंद किया है और उसको आप इंडिकेट कर रहे हैं कि इसकी वजह से हम अब हुकूमत को छोटा करेंगे, तो हम तो किसी सूरत हुकूमत को छोटा नहीं कर रहे। हमें तो कई 100 डिपार्टमेंट्स और महकमे और अदारे और जो बिल्कुल 50 साल से कोई डिलीवर कर ही नहीं रहे। मसलन FBR, मसलन प्लानिंग डिवीजन, मसलन कॉमर्स मिनिस्ट्री, मसलन आपकी पावर मिनिस्ट्री, इन्होंने तो हमारे लिए एक अजाब क्रिएट किया होगा पाकिस्तान में। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसको आप कह सकते हैं कि वो कामयाब मिनिस्ट्री है? थैंक यू। और उसको आगे चलना चाहिए। बिल्कुल। अब आप देख लें कि ये सारी चीज़ें, और मैंने समझा था कि नए वजीर खजाना आए हैं, बहुत माशाल्लाह से अच्छे हैं, बड़े एक्सपीरियंस वाले हैं, और वो हमारे रिफॉर्म एजेंडा लेके आएंगे। लेकिन इस बजट में रिफॉर्म एजेंडा नज़र नहीं आया। आई एम सॉरी टू से, बहुत ही ट्रेडिशनल बजट है।
बहुत ही ब्यूरोक्रेटिक बजट है। और ये बजट अगर आप पिछले साल का बजट उठा के 2-3 नंबर्स चेंज कर दें तो ये वही बजट है, और ये वही ब्यूरोक्रेट्स हैं फाइनेंस में बैठे जो ये बजट बना रहे हैं। और मेहताब भी मेरा ख्याल है आपको यही बताएगा कि ये इसमें कोई नई चीज उस तरह से नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, वैसे तो अवाम के लिए तो जितने भी वज़राए ख़जाना हैं वो सारे ही नए थे, और सारे वज़राए ख़जाना से यही तवक्कुआत हमेशा रही है कि वो नई इस्लाहात लेके आएंगे। हमें से मेहताब हैदर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा एक चीज़ मैं जी जाते जब मैं वज़ीर ख़जाना था पाकिस्तान की एवरेज ग्रोथ रेट 7% थी, और एक साल में हमने 9% को भी क्रॉस किया। बिल्कुल सही। बहरहाल मेहताब हैदर साहब, आपसे तो मैं यही एक सवाल करूँगा कि इस बजट में आम आदमी के लिए क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पे ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का इससे ज्यादा टैक्सेशन किसी बजट में नहीं हुई होगी। इतनी हैवी टैक्सेशन हुई है, और बेसिकली मुझे ये नजर आ रहा है कि हम जहाँ पे कुछ चीजें अच्छी हुई हैं, लेकिन ये जो टैक्सेशन जिस तरह की हुई है, ये बिल्कुल वही प्रिस्क्रिप्शन है जो कि IMF ने इनको दी। ये प्रिस्क्रिप्शन से मुराद हैवी टैक्सेशन? मैं आपको बताता हूँ सर, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। इनकम टैक्स में सैलरीड और नॉन सैलरीड दोनों पे तकरीबन, सिर्फ मैं सैलरीड क्लास का आपको बता दूं, उनके जो एडजस्टमेंट हुई है 75 अरब रुपए के रेट टैक्सेस पर लगते हैं। इसी तरह जो नॉन सैलरीड क्लास है उनके भी टैक्स रेट जो है वो बढ़ाए हैं, और खासकर उनकी तो स्लैब 45% पे ले गए हैं। अच्छा, दूसरा GST जो है ना, मुझे GST का जो बुनियादी कंसेप्ट है उससे कोई इख्लाफ नहीं है। GST जो है वो जो भी एग्जम्पशंस हैं वो खत्म होनी चाहिए, लेकिन अगर आप वैल्यू एडेड टैक्स की रूल के मुताबिक जाना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार ये है कि आप फिर जो रेट है उसको नीचे लेकर आए। हमें ये बताया जा रहा है कि IMF का प्रेशर तो ये भी था कि GST का रेट 18 से 19% कर दिया जाए। हुकूमत ने वो तो नहीं किया, 18% ही उसको रखा है, लेकिन जितनी एग्जम्पशंस थी, जितने सेक्टर्स के लिए थी, वो सारी की सारी जो है वो उड़ा दी हैं, और उसमें या रिड्यूस रेट लगाया है या स्टैंडर्ड रेट पे ले गए हैं। ज्यादातर चीजों पे आपको मसलन सेक्टर्स हैं, पोल्ट्री है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, स्टेशनरी है, तो ये वो चीजें हैं जो आम आदमी के इस्तेमाल के लिए हैं। और अगर उसके ऊपर आप टैक्स लगा देंगे, चाहे 10% का ही रेट आपने रखा है, तो ये रेट जो है वो इसके लिए जरूरत यह है कि स्टैंडर्ड रेट को एक तो सिंगल डिजिट के अंदर लाया जाए, फिर आप जितना दिल है उसको कर लें। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड रेट भी नहीं लाते और इन चीजों को टैक्स नेट के अंदर लेकर आते हैं तो ये आम आदमी की मुश्किलात में इससे इजाफा होगा। GST इज इन्फ्लेशनरी टैक्स। ठीक है, बिल्कुल। मेहताब साहब, सवाल ये पैदा होता है कि ये जो इजाफा किया गया है सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में या दूसरे कुछ एग्जम्पशन जो अभी भी बरकरार हैं, क्या हुकूमत ने ये IMF से मजीद बारगेनिंग के लिए ये चीज़ें बजट में डाली गई हैं कि 22% अगर तनख्वाह में इजाफा है तो चलो 15 कर लेंगे, या फिर ये आवाम के साथ जो है सिर्फ सियासत की जा रही है? नहीं, देखिए, आप इसको इस एंगल से देखें कि ये जो मौजूदा साल गुजरा है इसमें इन्फ्लेशन का प्रेशर कितना था। एवरेज इन्फ्लेशन जो सरकार बता रही है वो ये बता रही है कि कोई 24 से 25% की इन्फ्लेशन है। तो अगर 24 से 25% की इन्फ्लेशन है और आपने 24 से 25% उनकी सैलरी में इंक्रीज कर दिया है, तो उनकी टेक होम सैलरी तो नहीं बढ़ेगी, या आपने जो टैक्स स्लैब्स के अंदर चेंजेस किए हैं तो उसके नतीजे में जो टैक्सेबल इनकम के अंदर लोग हैं उनका टैक्स में इजाफा हुआ है और इन्फ्लेशन भी है। दूसरी बात मुझे बताएं कि जो लोग प्राइवेट सेक्टर में मुलाजमीन हैं उनका क्या होगा, जो जिनकी तो सैलरी भी नहीं बढ़ी और टैक्स का बर्डन भी उनके ऊपर बढ़ गया है। तो लेकिन एक अच्छा भी इकदाम हुकूमत ने किया है, वो ये किया है, खासकर मैं टैक्सेशन साइड पे बताना चाहता हूँ, ये जो नॉन फाइलर्स हैं इनके लिए ट्रैवलिंग, फॉरेन ट्रैवलिंग के ऊपर जो है वो हुकूमत ने अभी देखना ये है कि मैकेनिज्म इसका क्या होगा, लेकिन ये FBR ने कहा है कि नॉन फाइलर है वो फॉरेन ट्रैवल नहीं कर सकेगा। तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छी जो है वो हुकूमत की ये तजवीज़ है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ी सी और भी डिटेल बताता हूँ। सीमेंट के ऊपर जो है वो FED जो है वो बढ़ा दी है। ये जो शुगर है वो अगर कोई कमर्शियल पर्पसेस के लिए मैन्युफैक्चरर को देगा तो उस पर 15 रुपए kg जो है
वो FED का जो है वो इजाफा कर दिया है। तो इस तरह की जो चीजें हैं जिससे आम आदमी जो है वो डेफिनेटली मुतासर होगा। इस तरह के इकदाम भी जो है वो इस बजट के अंदर नजर आ रहे हैं। यानी कि मेहताब साहब आप ये कह रहे हैं ये जो मजदूर तबका है, अगर कोई मजदूरी के लिए नॉन स्किल्ड वर्कर बाहर ट्रैवल करता है दुबई या दूसरे ममालिक में, तो पहले उसे टैक्स फाइलर बनना पड़ेगा? जी बिल्कुल, ये नॉन फाइलर के लिए अभी मैं यही कह रहा था कि मैकेनिज्म जरा इनको बनाना पड़ेगा कि किस तरह से करेंगे, या इमिग्रेशन को कहेंगे उन्होंने डेटा देंगे कि ये नॉन फाइलर्स हैं, इनको ट्रैवल ना करने दें, क्योंकि कोई ना कोई मैकेनिज्म के बारे में अभी जरा क्लियर नहीं है कि क्या होगा, लेकिन नॉन फाइलर के फॉरेन ट्रैवल के ऊपर पाबंदी लगा दी है। अच्छा मेहताब साहब, डॉक्टर सलमान से हम बात कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि बड़े बड़े कुछ इदारों को जो है बंद करने की ज़रूरत थी और यहाँ पे सिर्फ PWD के इदारे को बंद करके ये तासुर दिया जा रहा है कि बहुत अखराजात में कमी की जा रही है। आपका क्या राय है? देखिए, 80th अमेंडमेंट के बाद ये जो इदारे जो सब्जेक्ट्स इवॉल्व हो गए हैं, उनकी मिनिस्ट्रीज को, उनके इदारों को वफाक के तहत चलाने का कोई मकसद नहीं है। 80th अमेंडमेंट की रूल ये थी कि आप साइज ऑफ द गवर्नमेंट को फेडरल लेवल पे कम करें और जो सब्जेक्ट आइन के तहत सूबों के इख्तियार में हैं उनकी मिनिस्ट्रीज हमने क्यों रखी हुई हैं। तो बुनियादी तौर पे ये बात ठीक है कि या तो 80th अमेंडमेंट के तहत आपने जो डिवॉल्व किए उनको डिवॉल्व करें सूबों के पास। अच्छा, अब क्विकली ये बता दें कि ये जो बजट में तजावीज़ दी हैं, क्या ये IMF को काबिल कबूल होंगी या इनमें अब मजीद निगोशिएशंस होगी और इन तजावीज़ में बड़े पैमाने पर तब्दीली हो सकती है? जी बिल्कुल, इसमें मजीद जो है वो चेंजेस आ सकती हैं, IMF के साथ निगोशिएट होंगी। मैं आपके सामने ये कह सकता हूँ कि ये जो बजट पेश हुआ है और जो बजट अप्रूव हुआ है इसमें फ़र्क होगा, क्योंकि अभी आपको पता है कि पूरी की पूरी नजरें अवाम की भी, मीडिया की भी बजट की उसके ऊपर है, डिबेट हो रही है इस इशू के ऊपर। तो मिसाल पिछले साल की है कि पिछले साल जब FBR का टारगेट था तो 9.2 ट्रिलियन रखा था, जब बजट अप्रूव हुआ तो उसको 215 अरब रुपए के मजीद टैक्सेस लगा दिए गए थे। तो इस तरह का कोई बारीक काम इस दफा भी होने के चांसेस है। IMF के साथ टफ नेगोशिएशंस होनी है, क्योंकि वजह ये है कि 3.8 ट्रिलियन के एडिशनल रेवेन्यूज जमा करने हैं। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में मैं शुरू में कहा था कि नहीं हुआ, और उस पे 2 ट्रिलियन FBR ये कह रहे हैं कि हम नॉर्मल ग्रोथ के जरिए और जो कोर्ट्स में स्टकअप केसेस हैं, ठीक, वहां से हमें उम्मीद है कि वो स्टकअप केसेस जो हैं वो हमारे हक में फैसला हो। बहरहाल अगर मामला अदालतों पे आ गया है तो मेरे ख्याल में हुकूमत को सुलह कर लेनी चाहिए, मालूम नहीं किससे। मगर एनीवे, आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।